नेक्स्ट आते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट पर। इम्प्योरिटीज़ डिफेक्ट में आप देखेंगे कि कुछ नए आयंस उसमें इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं जो आपका क्रिस्टल है। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो साल्ट लिया है वो है Na+NCl- का, या Na+Cl- है। अब Na+Cl- में इंट्रोड्यूस एक नया आयन हो गया, वो है स्ट्रॉन्सियम। स्ट्रॉन्सियम पर 2 पॉजिटिव चार्जेज होते हैं। इसका मतलब है कि ये जो पूरा का पूरा रेशियो है चार्जेस का वो डिफर हो सकता है, लेकिन यहाँ से एक सोडियम रिमूव कर दिया है ताकि वहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का जो रेशियो है वो फिक्स रहे, या कैटायन एनायन का जो रेशियो है वो फिक्स रहे। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होगा वो कहलाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसका जस्ट अपोजिट आप ले सकते हैं कब, जब NaNO3 का हमने क्या लिया, साल्ट ले लिया है और उसमें कहीं से एक सल्फेट नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस सल्फेट नेगेटिव चार्ज आने के बाद कोई भी एक जो साइट है NO3 की वो रिमूव हो जाएगी या वो वैकेंट हो जाएगी। अगर ये वैकेंट स्पेस बनेगा तो वो भी कहलाएगा आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है या थोड़ा सा अलग ही है, इसे देख सकते हैं। इन द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन डिफरेंट फ्रॉम द आइडियल केमिकल फार्मूला। जो हम Fe2O3 की बात कर रहे थे वो एक्चुअल में कुछ इसी तरह से है, या जिंक ऑक्साइड ही ले लें। अगर आपने उसे बहुत ज़्यादा हीट कर दिया तो उसमें से हो सकता है कि वो ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाए और वो अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके जाए। अब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके जाए तो जिंक को उसे बैलेंस करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने पड़ते हैं, या कुछ इस तरह से है, उसे दिखाएं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होता है। मेटल एक्सेस की बात करें तो रिमूवल ऑफ एनायन, अगर नेगेटिव चार्ज चला गया तो मेटल एक्स्ट्रा हो जाएगा। या सेकंड है एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, कहीं से बाहर से अगर मेटल्स उसमें इंटर कर जाते हैं तो दोनों ही कंडीशंस हैं, या तो रिमूवल ऑफ एन आयन हो या एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन हो, दोनों में ही आपका क्या होगा, मेटल एक्सेस डिफिशियंसी होगी। नेक्स्ट आते हैं, आपका है मेटल डिफिशियंसी। नाम से ही क्लियर हो गया कि डिफिशियंसी है मतलब थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए। अब करते क्या है, रिमूवल ऑफ कैटायन, अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं से उसमें से रिमूव कर दिया जाए, या एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। अब एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन जो है ये सबसे लोवेस्ट अमाउंट में मिलता है नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि जो एन आयन की साइज़ होती है वो लार्जर होती है नॉर्मली। अब जब लार्ज साइज का है तो उसके लिए वैकेंट स्पेस उतना बड़ा होता नहीं जिसमें ये माइनस जा कर के फिट हो जाए, तो ये एक्सेप्शन है, बहुत कम केसेस में मिलता है। आते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स में। अब इसमें जो दिखाया गया वो एक्चुअल में Na+Cl- से कोरिलेटेड है और फार्बिन-जेंटन सेंटर कहलाता है। फार्बिन-जेंटन सेंटर ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब कलर से कोरिलेटेड है। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है उसे देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया, Na+ ले लिया, Cl- ले लिया, Na+Cl-, सब कुछ एकदम से परफेक्ट था। लेकिन इसके ऊपर क्या किया गया, सोडियम वेपर में इंट्रोड्यूस करा दिया गया। सोडियम वेपर, जैसे ही सोडियम वेपर आ गया तो क्लोरीन जो कि नेगेटिवली चार्ज है तो उसने क्या किया, सोडियम के साथ जा करके कुछ आपके Cl- ने कॉम्बिनेशन करके बना लिया NaCl। अब जो NaCl बनाया तो इस सोडियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया और Cl ने उनके साथ कॉम्बिनेशन कर लिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आ गया है एक्स्ट्रा, अब इसकी अपनी एक अलग ही टेंडेंसी है। अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो लोअर एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट जंप करेंगे जब उनको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। अब जैसे इसे एनर्जी मिलती है ये लो एनर्जी स्टेट से जंप कर जाता है हाई एनर्जी स्टेट में, और फिर जब वापस लौटता है तो कुछ स्पेसिफिक टाइप की एनर्जी रिलीज भी करता है। अब इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड ये थोड़ा सा येलोविश कलर का हो जाता है। अब येलोविश कलर उसका क्यों हो गया, अगर आपने जो क्रिस्टल्स होते हैं सोडियम क्लोराइड या NaCl का या कॉमन साल्ट का बड़े वाले जो आपने देखे हों, तो वो क्या कहलाएगा, थोड़ा सा हो जाता है वो येलो कलर का। अब येलो कलर का क्यों हो गया, क्योंकि इसमें फार्बिन-जेंटन सेंटर जो आपका है ये इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अगर कोई अदर एग्जांपल्स की बात करें तो आपके पास है लिथियम क्लोराइड, ये थोड़ा सा पिंक कलर का हो जाता है। और अगर पोटेशियम आयोडाइड ले लिया जाए, लाइलैक बनाता है, तो वो हो जाता है आपका वायलेट कलर का। तो ये हैं
कुछ आपका पिंक कलर के हो जाते हैं, कुछ वायलेट कलर के, कुछ येलो कलर के, और उन सब का रीज़न एक ही है, वो फार्बेंजेंटर या वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट में जंप करता है, और इन सब का रीज़न है मेटल एक्सेस। नेक्स्ट आते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। अब एक्स्ट्रा कैटायन वाले में देखें, मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, जिंक लिया, ठीक सर, ये लिया हमने जिंक। अब जिंक को हीट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही आपने जिंक को हीट कर किया, वो जिंक हीट होते ही उसमें से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो जाती है। अब ये ऑक्सीजन रिलीज़ होगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर निकलते हैं। अब जो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो जिंक भी रहेगा आपका वो कैटायन के फॉर्म में। अब हुआ क्या कि यहाँ पर वो एक्स्ट्रा जिंक, यहाँ ये एक्स्ट्रा जो जिंक है वो यहाँ पर आकर के सेट हो गया। अब ये है क्या, वो प्लेस है जिसे आपने इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहा था, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं। मतलब सारी चीज़ें एकदम से वैसी ही हैं, कहीं पर कुछ भी है नहीं। जब हम लोगों ने इसमें जिंक हीट किया जिंक के प्रेजेंस में, तो वो थोड़ा सा कलर उसका चेंज हो जाता है। वो कलर जो चेंज होता है जिंक ऑक्साइड में, उसका रीज़न ये इलेक्ट्रॉन है। ये आयंस उस पर कोई वैल्यूएशन नहीं रखता है। फिर वही बात आती है कि जब जैसे ही आप इसे हीट करते हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद हाई एनर्जी स्टेट से वापस लो एनर्जी स्टेट में आएगा तो एनर्जी कुछ रिलीज़ भी करता है। जो एनर्जी रिलीज़ करेगा, अगर उसमें कलर है तो वो कलर को शो भी करेगा। नेक्स्ट आते हैं मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। अब कैटायन वैकेंसी का मतलब है हम लोगों के पास क्या है, ये हमने ले लिया Fe2 ऑक्सीजन के लिए। अब यहाँ पर Fe2O3 और एक होता है FeO, यही दो। लेकिन किसी कंडीशन में हो जाए ऐसा कि Fe2+ कन्वर्ट हो जाए Fe3+ चार्ज में, हो सकता है। या क्रोमियम कोबाल्ट है 2+ से वो कन्वर्ट हो जाए कुछ क्रोमियम कोबाल्ट 3+ में। अब इन दोनों ही कंडीशंस में, या निकल ही ले लेते हैं, इन सारी कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो जाते हैं। अब उसके थ्रू यहाँ पर आ जाता है आयंस। अब ये आयंस अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में है, जैसे बाकी सब में यहाँ देखेंगे +1 ये चार्जेस हैं। अगर इस पर आ गया +2 का चार्ज, तो इस जगह पर एक आपका प्लस चार्ज वाला जो कैटायन है वो नहीं रहेगा। सेम ऐसा ही है Fe3+, अगर आपने 3 कर दिए हैं, 2 कर दिए हैं, तो वो 3 Fe2+ के इक्वल होगा। तो ये इस तरह से है, मतलब Fe2 वाला ऑक्सीडाइज हो जाए Fe3+ के केस में, तो वहाँ पर उनमें वैकेंसीज आ जाती हैं, और ये आपका कहलाता है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। एक एनायन का एडिशन भी है, वो जो कि नेग्लिजिबल इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए उसकी बात नहीं करनी है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। माइंड में एक चीज़ सेट होगी कि एक कंडक्टर होता है, सेकेंड इंसुलेटर, एंड थर्ड वाला जो है वो सेमीकंडक्टर है। अब ये आपके टोटल 3 टाइप के ही हैं। अब इसमें जो कंडक्टिविटी है वो किसके अकॉर्डिंग हम लोग काउंट करते हैं, वो है कंडक्टेंस। अब जो इनका कंडक्टेंस होता है, जैसे मान लीजिए कंडक्टर है आपका, तो उसके लिए होता है 10⁴ to 10⁷ ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ये तो होता है कंडक्टर के लिए। 10⁻⁻20 से लेकर के 10⁻−10 तक अगर है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो वो कहलाता है इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच में ही होगा। जब ये 10⁻6 to 10⁴ ये इतना होता है ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, तो हम कहते हैं इसे सेमीकंडक्टर। अब ऐसा होता क्यों है उसे जान लेते हैं। उसके लिए है बैंड थ्योरी, और वो डिपेंड करती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, और ये दोनों डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल और वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो शिफ्ट करते हैं, या अब आप कहो कि बहुत सारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करते हुए वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। अब जब सारे के सारे सेम टाइप के मेटल्स हैं तो सबकी एनर्जी लेवल भी क्या होगी, सिमिलर होगी, और वो सेम टाइप के जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो भी बनाते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि वो 2 बैंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी बहुत सारे ऑर्बिटल्स
जो वैलेंस ऑर्बिटल और कंडक्शन ऑर्बिटल्स हैं उन दोनों की बात कर रहे हैं, इतने ज़्यादा पास होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र ईजिली हो जाता है। जब हम बात करें मेटल्स की तो वहाँ पर क्या होगा, लोवेस्ट एनर्जी हैविंग अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड एंड हाईएस्ट एनर्जी हैविंग ऑक्यूपाइड वैलेंस बैंड, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत कम हो जाता है, या वो एक दूसरे को वो टच कर रहे होते हैं। जब टच करते हैं तो उस कंडीशन में जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ईजिली हो जाता है। तो इसमें है पार्शियली फिल्ड जो आपके बैंड्स होंगे एनर्जी लेवल्स, और ओवरलैपिंग बैंड्स। आपने देखा इन दोनों ही कंडीशन में ओवरलैप कर रहे हैं या पार्शियली फिल्ड हो, तो उन कंडीशन में हम देखेंगे कि यहाँ पर इनके जो CV है, इनका ये रहा CV और ये रहा ये है आपका CB और ये है VB, वैलेंस बांड और अगर कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच में एनर्जी लेवल की जो गैपिंग है वो बहुत कम हो, या हो सकता है कि कभी कभी ओवरलैप भी करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ईजिली हो जाता है। मतलब जैसे आपने करंट की सप्लाई की, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स तुरंत कंडक्शन बैंड में हो जाते हैं और शिफ्ट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। लेकिन इन केस ऑफ इंसुलेटर, इन दोनों के बीच में जो फॉरबिडन जोन है या लार्ज एनर्जी गैपिंग हो जाती है, यहाँ पर अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें एनर्जी गैपिंग होती है। जब इंसुलेटर की बात करें तो ये इंसुलेटर का जो गैपिंग होता है वो 1.5 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की गैपिंग हो जाती है। अब इतनी गैपिंग होने का मतलब है बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी आपको इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए। जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो उनमें जो एनर्जी का गैप है वो 0.4 से लेकर के 1.0 जो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इनके बीच में रहेगा। अगर एनर्जी का गैपिंग कम होगा तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम अमाउंट में, बस उनमें ये क्लियर हो जाएगा कंडक्ट हो रहा है। तो बड़ी बैंड्स हैं, स्मॉल एनर्जी गैप होगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे पर पहुँच जाते हैं। तो ये हो गया एक आपका कंडक्टर जिसमें CV और VB दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज कर रहे होते हैं। इंसुलेटर में उनके बीच की गैपिंग बहुत ज़्यादा होती है, और जब सेमीकंडक्टर की बात आती है तो उनमें एनर्जी का गैप थोड़ा सा कम होता है, जिससे कि एनर्जी प्रोवाइड करने पर वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। अब आते हैं प्योर सिलिकॉन एक्ट एज इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर। अब प्योर सिलिकॉन अगर लो टेम्परेचर की बात करें तो इसमें 4 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। आपने देखा ये कुछ इस तरह का बॉन्ड दूसरे के साथ फिक्स करेगा, यहाँ पर भी यही कंडीशन होती है और ये सबके साथ ऐसा ही रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होगी जब यहाँ पर टेम्परेचर हम धीरे धीरे इंक्रीज़ करना स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो कुछ बॉन्ड्स उसमें से ब्रेक कर जाएंगे। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब उसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो ये कंडक्ट कर सकते हैं मेटल में, और जब सब्सटेंस में, और कंडक्ट होने का मतलब उसमें कंडक्टिविटी आ गई, इसीलिए ये कहलाते हैं आपके सेमी कंडक्टर। अब आता है नेक्स्ट, वो तो था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्योंकि वो परफेक्ट वर्क नहीं करेगा तो उसमें कुछ डोप करना पड़ता है। डोप का मतलब एक्स्ट्रा सब्सटेंस उसमें ऐड करने पड़ते हैं, और वो एक्स्ट्रा सब्सटेंस होंगे कुछ मेटल ले सकते हैं, नॉन मेटल्स ले सकते हैं, जिनका वैलेंसी जो होगा वो डिफर होता है। Addition of impurities to increase the conductivity of semiconductors called doping and semiconductors called intrinsic semiconductor। हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास है सिलिकॉन, वैलेंसी इसकी हमने कहा कि 4 है, इसका मतलब है कि ये 4 टाइप्स इस तरह से। अगर आपने एल्युमिनियम ले लिया तो उसकी वैलेंसी होती है 3, ये बन गया होल। अब ये रहेगा कैटायनिक होल। लेकिन अगर इसी कंडीशन में हमारे पास सिलिकॉन है, टोटल 4 है, और हमने ले लिया आर्सेनिक, आर्सेनिक 5th फैमिली का मेंबर है, टोटल इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 2 3 4। अब ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसका रह गया। अब जो इलेक्ट्रॉन्स रह गए उस पर है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है तो इसे कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, और जो पॉजिटिव होल्स बन जाते हैं इसीलिए इसे कहा जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। आगे स्टडी करते हैं।
यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, इसमें आर्सेनिक आपने देखा, टोटल इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। अब ये हो गए आपके 4, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और ये फ्रीली मूव कर सकता है यहाँ पर। अब जब अगर ये फ्रीली मूव कर सकता है तो उस कंडीशन में होगा क्या, वो कंडक्ट कर सकता है। अब ये एन टाइप क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और वो मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं पी टाइप वाले में, हम यहाँ पर लिया गया है बोरॉन को। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 एंड 3। अब इस कंडीशन में यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला पोर्शन जो है वैकेंट है। अब जो वैकेंट है उसमें बनेगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, जहाँ कुछ ऐसा। अब इसे पी टाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज बनते हैं। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करता है उस एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स के। एन पी एन जंक्शन थोड़ा बहुत अगर आप फिजिक्स में जाएंगे तो वहाँ मिलेगा। अब एप्लीकेशन की बात करें तो डायोड के फॉर्म में इसका करते हैं, ये रेक्टिफायर का काम करता है बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। ट्रांजिस्टर्स की बात करें तो ये एम्पलीफाई करता है ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स को। एन पी एन पी एन पी वो क्या कहते हैं उसे, पिज्जा सैंडविच की तरह एन पी एन और पी एन पी टाइप का जो जंक्शन होगा तो वो रहेगा आपका ट्रांजिस्टर। फोटो डायोड का यूज़ किया जाता है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो रहेंगे। कुछ अदर एग्जांपल्स भी हैं सेमीकंडक्टर्स के। 13 एंड 15th ग्रुप को मिला लिया जाए, और ये माइंड में सेट कहाँ से हुआ कि जो 4th ग्रुप है आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 और सेकेंड वाले का भी काउंट कर लें तो 4 4 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे 13 एंड 15 का अगर हम काउंट करेंगे तो एक में 3 एक में 5, कॉम्बिनेशन करने के बाद वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो इस तरह से 13 एंड 15 और 12 एंड 16 ग्रुप के एलिमेंट को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। जैसे है गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम स्टेबिलाइड, एल्युमिनियम फास्फाइड, जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलेनाइड, ये सब हैं आपके। कुछ ट्रांजिशन मेटल्स भी हैं जो पूरी तरह से मेटल की तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो इंसुलेटर और कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पर। तो उन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर वाली कंडीशन होगी वहाँ पर वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं, जैसे वैनेडियम मोनोऑक्साइड, वैनेडियम डाइऑक्साइड एंड टाइटेनियम ट्राइऑक्साइड। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। कोई बात।